हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वॉरियर्स में। और आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में क्या है कि हम जो इंडियन पॉलिटी है, भारतीय संविधान है, उसका एक भाग या मौलिक अधिकार उसको कंप्लीट करेंगे। और इसको करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संविधान का भाग 3 के अंतर्गत ये आता है मौलिक अधिकार। इसको हम फुल डिटेल से करेंगे। देखो भाई भाग 3 इसमें कहा गया है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। संविधान का मैग्ना कार्टा इसी भाग को कहा जाता है। कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। सबसे पहले मांग इसकी उठाई थी वो एनी बेसेंट ने उठाई थी, लेकिन ये क्या थी भाई? मौखिक थी, कोई लिखित मांग नहीं थी। सबसे पहले जो लिखित मांग उठाई थी वो मोतीलाल नेहरू ने उठाई थी। कब? 1928 में अपनी जो नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की? तकरीबन 80% जो अभी तक तैयारी के नहीं शुरू की है जिन्होंने, वो क्या करेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक कर देंगे। लेकिन जो नेहरू रिपोर्ट थी वो मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी। इसमें भी सभी प्रावधान थे, वह मौलिक अधिकार थे जो हम अंग्रेजों से चाहते थे। आगे है कि कांग्रेस ने मांग, ये कोई वन लाइनर क्वेश्चन बना लो, इनके ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट लिए मैंने, फालतू का इसमें कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं लिया। कांग्रेस ने मांग उठाई थी वो 1931 की, जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें ये मांग उठाई थी। अच्छा, ये कराची अधिवेशन से सीधा भी क्वेश्चन आता कि कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में। किसने इसकी अध्यक्षता की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की। आगे है, इसी मांग को महात्मा गांधी ने 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सेकेंड जो गोलमेज था, उसमें दोहराया। पर अंग्रेजों ने कहा कि जब अगला अधिवेशन आएगा तो उसमें ये सारे प्रावधान नहीं होंगे। लेकिन क्या हुआ? अगला प्रावधान भारत शासन अधिनियम आया, लेकिन बिना मौलिक अधिकार के आया। जब संविधान का निर्माण हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेज बहादुर सप्रे समिति का गठन किया। तेज बहादुर सप्रू समिति का गठन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या था इस समिति में? इसी समिति के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में प्रावधानों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो कर दिया मौलिक अधिकार, वो भाग 3 में दे दिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और एक भाग 4 में DPSP 36 से 51। DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, ये क्या है कि कोर्ट इनके खिलाफ तो मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन DPSP के मामले में हम कोर्ट में नहीं जा सकते। अब आ गया अनुच्छेद 12। इसमें क्या बताया गया है कि राज्य में सम्मिलित, भाई राज्य में कौन कौन सम्मिलित होगा? तो राज्य में केंद्रीय सरकार, संसद, केंद्रीय कार्यपालिका व न्यायपालिका। संसद कैसे बनती है? संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर के संसद बनती है हमारी। आगे क्या है? इसी अनुच्छेद 12 के इस 12(2) में क्या है कि राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। राज्य सरकार प्लस विधानमंडल, वहाँ पे क्या था? लोकसभा यानी कि संसद, और राज्य की कार्यपालिका और राज्य के न्यायपालिका। ये सिर्फ राज्य के बारे में बता रहा है। विधानमंडल में क्या होता है? विधानमंडल में जो राज्य सरकार होती है वहाँ पे क्या होती है? विधानसभा, विधान परिषद प्लस क्या होता है? राज्यपाल। यहाँ राज्यपाल की जगह वहाँ पे क्या था? राष्ट्रपति। 3 में क्या है? नगर पालिका व पंचायत। सभी वैधानिक संस्थाएं व पद, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं और वह पद। आगे है आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में बनी विधि का निलंबन। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का
विरोध अगर खनन हो रहा है और ऐसा कोई गवर्नमेंट कानून बना दे तो वो क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा, ऐसा कानून नहीं बनेगा भाई। विरोध क्या है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट 32 के द्वारा रिट जारी करके कानून को खत्म कर सकता है। 24वें संविधान संशोधन 1971 अनुच्छेद 13 पर कोई संविधान संभव नहीं है। इससे क्या समझ में आया कि भाई अनुच्छेद 13 पे इस अनुच्छेद 13 ये क्या हो गया कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनी, उसके जो कानून बनेगा उसको निलंबित कर दिया जाएगा। इस पर अनुच्छेद 32 द्वारा सुप्रीम कोर्ट वो रिट जारी करके कानून को ख़त्म कर देगा। 24वें संविधान संशोधन 1971 अनुच्छेद 13 पर कोई संविधान संशोधन संभव नहीं है, ये बात बताई गई है। आगे क्या है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन निषेध है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन निषेध है। अब क्या है कि प्रारंभ में हमारे पास क्या थे, 7 मौलिक अधिकार थे। जब शुरुआत में कितने थे, 7, अब एक कम हो गया भाई। वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। समानता का अधिकार ये है 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार ये है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, 25 से 28 तक। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये इम्पोर्टेंट है। ये हमें 7 के 6 के 6 मौलिक अधिकार याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद में आ जाता है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सब समान होंगे, चाहे वो कितने ही बड़े पद पे हो और कितना ही गरीब किसान छोटा आदमी हो। अपवाद क्या है, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल कानून के समक्ष समान नहीं होंगे। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 15 जाति धर्म जाति मूल वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर प्रतिबंध। इनके ऊपर अगर जाति के ऊपर कोई भेदभाव करेगा, धर्म के ऊपर कोई भेद करेगा, ये प्रतिबंध है भाई। आगे है 16 में लोक नियोजन के अवसर में समानता। ठीक है भाई, सभी पोस्ट पे समानता होगी। ये नहीं कि जॉब वाले का लड़का है, जॉब वाले के घर वाले वो लग गए और गरीब गरीब ही रह गया, अमीर अमीर बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। आगे है, इस पे एक विवाद है भाई, अनुच्छेद 16 का जो 4 है ना, उसमें अनुसूचित जाति जनजातियों के पदों में आरक्षण, ये है भाई। अगला है अनुच्छेद 17, इसमें छुआछूत असप्रसता का अंत है भाई। उपाधियों का अंत, कोई भी उपाधि नहीं ले सकते। ये यहाँ पे लगा लेते हैं ना, ये उपाधि जो गाड़ियों के ऊपर लिखवा लेते हैं, ये कोई लिखवाना बैन है भाई, वैसे ही लिखवा लेते हैं। ये केवल डॉक्टर और डिफेंस पर्सन जो डिफेंस में है उनको छोड़कर वो लगा सकते हैं। डॉक्टर जिसने PhD कर रखी है वो डॉक्टर लगा सकता है। आगे है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है भाई, आर्टिकल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। कैसे, देखो ये भी यहाँ से नोट कर लो कि ये इम्पोर्टेंट है। 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में है। इसमें 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब ये हम डिटेल वाइज करेंगे कि 19A बोल दो या 1। इसमें क्या है, वाक की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ये भी हमें संविधान ने दी हुई, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, जो मीडिया है हमारी, उनकी स्वतंत्रता। सूचना का अधिकार, सूचना देने का अधिकार। जानने की इच्छा, शांत रहने की इच्छा, कोई अगर चुप है शांत रहने की इच्छा, ना स्वतंत्रता। आगे है 19 का सेकंड,
इसमें क्या, ये ऊपर देखो भाई, आपातकालीन की जो स्थिति है ना, उसमें मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाएगा, इमरजेंसी में समाप्त कर दिया जाएगा। और मौलिक अधिकारों में भी सबसे पहले अनुच्छेद 19 को समाप्त यानी निलंबित किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। अगर डायरेक्ट पूछ ले, आपातकाल की स्थिति में किसको सबसे पहले निलंबित किया जाएगा या समाप्त किया जाएगा, तो मौलिक अधिकारों को। लेकिन अब क्या हो गया कि एसएससी हो गई, ये थोड़ा सा एडवांस में हो गई। वो मौलिक अधिकार न पूछ के क्या पूछेगा, कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल की स्थिति में निलंबित कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो आर्टिकल 19 आगे है 19 का 2, शांतिपूर्वक निशस्त्र सम्मेलन करना। जो हम सभाएं करते हैं, आंदोलन करते हैं, ये क्या है, सम्मेलन होते हैं। ये इनकी हमारे संविधान में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(3) संघ बनाने की, अब जो ग्रुप नहीं बनाते हैं गांव में, ग्रुप वगैरह, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। कोई भी आदमी या कोई भी मिलके संघ बना सकते हैं। 19 का 4, इसमें क्या है कि भारत में कहीं भी घूमने फिरने या विचरण करने की स्वतंत्रता है। जैसे हमारा हरियाणा से दिल्ली चले गए, दिल्ली से यूपी चले गए, यूपी से झारखंड, ऐसे करके हमें स्वतंत्रता है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं। ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है भाई, ये याद रखना। 19 का 5, 19 के 5 में क्या कहा गया है कि भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता भी हमारे संविधान ने हमें दे रखी है कि भारत का नागरिक कहीं भी निवास यानी कि घर लेके, मकान लेके रह सकता है। आगे है आर्टिकल 20, अपराधों में दोष सिद्धि के संदर्भ में आरक्षण। अगर कोई दोष है, सिद्ध नहीं हुआ, उसमें संरक्षण मिल सकता है। अपराध सिद्ध होने से पहले दोषी नहीं माना जाएगा। इसमें यह है 21 का 1 में, एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान है। अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये है भाई। आगे क्या है भाई, आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। निजता का या प्राइवेसी का अधिकार इस 2 में कहा गया है। एक में क्या कहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। एक नोट में क्या है कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होंगे। तो निलंबित नहीं होंगे। अभी क्या है, आपने पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ है ही नहीं इनमें कि भाई अपराध किसी होने तक दोषी नहीं माना जाएगा। और यहाँ तो इमरजेंसी लगी हुई है, यहाँ अपराध दोष तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इसी को ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता इमरजेंसी के दौरान, ऐसे ये निलंबित नहीं होते। अच्छा, ये भी किसके बारे में कहा गया कि आर्टिकल 359 के तहत ये भी अनुच्छेद है। आर्टिकल 359 के तहत अनुच्छेद 20 व 21 आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होंगे। आगे है 21A। 21A में क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 86वां संविधान 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये 21A में छोड़ देगा। ये पहले क्या था, हमारा मौलिक अधिकार था, 7 थे। अब ये एक कम करके ये सॉरी वो जो 7th का जो था वो संपत्ति का अधिकार था, वो अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये नहीं है भाई, ये तो अलग है। आगे क्या है, 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये जोड़ा गया था 86वें संविधान के 2002 में जोड़ा गया था। वो मैं गलत बोल गया कि वो 7वां जो मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, जो वो अभी कानूनी बना दिया गया है। आगे देखो भाई, अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी
एवं निरोध से संरक्षण, ये कहा गया है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण ले सकता है। आगे क्या है कि इसमें एक में क्या आगे इसके बारे में बताया गया कि भाई गिरफ्तारी से पहले कारण बताना ज़रूरी है। किसी भी इंसान को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, पहले उसको बताना पड़ेगा कि भाई तुमने ये जुर्म किया है। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करवाना ज़रूरी है। ये नहीं है कि पुलिस भाई अपने पास ही रख सकती है जेल में 5 दिन 10 दिन, उससे पहले 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में या कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है। गिरफ्तार व्यक्ति को पसंद का अधिवक्ता या वकील चुनने की स्वतंत्रता है। एडवोकेट अपने पसंद का एडवोकेट चुन सकता है भाई। दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ये हमारी वीडियोज़ की सीरीज चली हैं, अब ऐसे ही चलती रहेंगी और ये बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ने के बाद ये बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक किताब पढ़ के और उसको यूट्यूब पे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही अभी क्लास चलती रहेंगी। आने वाले टाइम में आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। जैसे दिल्ली पुलिस आने वाला है, MTS आने वाला है, GD आने वाला है, आगे रेलवे आने वाले हैं और भी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। इनमें आपका कोई क्वेश्चन GS के में कोई भी धीरे धीरे हम आगे क्लासेस बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। तो जैसे आज स्टार्टिंग कर दी पॉलिटी की, अब धीरे धीरे हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लासें लेंगे। एक तो करंट अफेयर हमारी डेली चलेगी, जो करंट अफेयर है वो डेली चलेगी। वो कंप्लीट और होने के बाद में फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि अब पॉलिटी शुरू कर दी, पॉलिटी प्लस एक साइंस हो गया। साइंस में कोई भी हम देखते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे साइंस में क्या बायो या फिजिक्स या केमिस्ट्री उठाते हैं। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्ज़ाम में वो बायो से ज़्यादा आते हैं। तो हम इसको शुरू करेंगे। अब भाई आपको बस यही है कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे क्या है भाई, आर्टिकल 23। इसमें क्या है कि मानव तस्करी, स्मगलिंग एवं बलात्सरम जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, इस पे प्रतिबंध है भाई। आगे क्या है आर्टिकल, अच्छा ये हो गया वो कम वो रह गया भाई। तो ये क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाता है इसमें, आर्टिकल 30 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें। आगे 24 में क्या है, बाल श्रम पर प्रतिबंध, बच्चों से काम नहीं करवा सकते भाई। ये देख बलात् में और बाल में डिफरेंस है। इसमें बलात् में क्या है कि आप ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते और बाल श्रम में आप बच्चों से काम नहीं करा सकते, ठीक है। आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। 25 में क्या कहा गया है, भारत में किसी भी धर्म एवं उसके रीति रिवाजों को मानने की स्वतंत्रता है। आज ये धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो भारत कुछ नहीं कहता उन्हें, क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 25 में ये बताया गया कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है। अनुच्छेद 26, इसमें क्या कहा गया कि किसी भी धार्मिक सम्मेलन या कार्यक्रम को करने की स्वतंत्रता है। आदमी किसी भी धार्मिक अपने धर्म के लिए कोई भी कार्यक्रम या सम्मेलन कर सकता है। अगला क्या है आर्टिकल 27, इसमें क्या कहा गया है, भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। जितने भी भैया ट्रस्ट है ना धार्मिक जो है, उनकी जो आय होती है उन पर टैक्स नहीं लगेगा कोई भी। जैसे मंदिरों में टैक्स हो गई, पैसा चढ़ावा चंदा जो भी आता है उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। अनुच्छेद 28, भारत में कोई भी शैक्षणिक संस्थान अभी आ गया ना, भारत में कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पढ़ाया जाता है धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। ये नहीं है कि किसी स्कूल में गीता पढ़ाने लगे, किसी स्कूल में बाइबल पढ़ाने लग गए, किसी स्कूल में इंस्टीट्यूट में कुरान पढ़ाने लगे, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। आगे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, हमारे
जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्या क्या अधिकार हैं वो आप जानते हैं। देखो, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अच्छा, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो कम मात्रा में हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ये अल्पसंख्यक है। बहुसंख्यक, अब हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू बहुसंख्यक हो गया देश, इसलिए कहा गया कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और अपनी संस्कृति का प्रचार एवं धारण करते हैं। समझे? अपनी भाषा हो गई, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति का प्रचार एवं धारण करते हैं अल्पसंख्यक। आगे क्या कहते हैं? आर्टिकल 30 क्या कहता है? चाहे तो अपने कल्याण के लिए धार्मिक संस्थानों की स्थापना भी कर सकता है, व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है भाई। इसमें क्या है, हमारे देश में 7 समुदाय रहते हैं। नंबर 1 पे क्या है? हिंदू, 2 पे मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर बौद्ध, फिर जैन, फिर पारसी, ये रहते हैं। ये बहुसंख्यक है और ये रह गई, ये अल्पसंख्यक है। अब ये हमारा आगे आता है 6 में क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। संविधान के उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32। भीमराव अम्बेडकर ने इसी को संविधान की आत्मा कहा गया है। हाँ, तो ये लिखी विधिया आ भी गया ना, ये इन्हीं को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को कुछ न्यायिक रिट निकालने की शक्ति प्राप्त है, जैसे हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट को तो वहाँ पर बता ही दिया था, अनुच्छेद 32 में है, और अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, न्यायिक रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की न्यायिक रिट होती हैं। अब ये है ना, ये बहुत, अभी आप इनको बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ये जो 5 रिट है ना, ये बहुत कम समझ में आती हैं बच्चों को। अब देखो, नंबर 1 पे है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसमें क्या है? शरीर को प्राप्त करना, जिसने मौलिक अधिकार छीने उसको फिजिकल रूप से कोर्ट में बुलाना, ये है शरीर को प्राप्त करना। शरीर को प्राप्त करना कुछ और मतलब नहीं है इसका, कि भाई मौलिक अधिकार छीने उसको फिजिकल रूप से, यानी कि उसको कोर्ट में आना पड़ेगा, उसको कहते हैं शरीर का प्राप्त करना। आगे परमादेश। सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारियों या संस्थाओं के खिलाफ जारी करता है जो संविधान का उल्लंघन करता है। ये परमादेश किसको देता है? ये सुप्रीम कोर्ट उन अधिकारियों के लिए, परमादेश किसको है? अधिकारियों की या उन संस्थाओं के खिलाफ जो बड़े हैं उनको क्या करता है कि संविधान आदेश देता है, उसको यहाँ परमादेश कह देते हैं, जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। अधिकार परीक्षा, ये देखो, अब ये उन अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है जो अपने पदों का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई DC IAS ऑफिसर बन गया और उसके बाद में वो और कुछ कराने लग जाए, कि रिश्वत ले किसी को डरा धमका के कुछ, तो ये है कि वो अधिकारी के बारे में बताया गया है कि जो अपना पद का गलत इस्तेमाल करे, अधिकार परीक्षा कहते हैं उन्हें। आगे आता प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या है? यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय गैर संवैधानिक कार्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधिकारिता रद्द कर दी जाती है। प्रतिषेध ये हो गया भाई। उत्प्रेक्षण क्या होता है? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द भी कर सकता है। अगर किसी ने, मान के चलो सुप्रीम कोर्ट ने किसी फैसला दे दिया लेकिन बाद में पता चला कि ये तो गलत कर दिया, तो उसको वो रद्द भी कर सकता है। तो या ऐसे मान के चलो, जैसे हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है और कोई नीचे उसकी कोर्ट है, अधीनस्थ जो उसके अंडर में काम करता है, उसके द्वारा निर्णय दे दिया किसी को, ये हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसने कोई फैसला सुनाया तो ये सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। ये तो भाई आज हमारा ये जो भाग 6 हमने एक टॉपिक किया था, ये कंप्लीट होगा। अब उसके बाद में तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन लगाना है।
इससे बाहर एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।